वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विलेज वाली टीचर में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो हम वृद्धि और विकास के बारे में पढ़ चुके हैं कि वृद्धि क्या होती है, विकास क्या होता है। ठीक है, अब हम आज जानेंगे कि विकास के रूल्स, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे, जो यूनिवर्सल है, सभी पर लागू होते हैं, चाहे वो जीव जंतु है, सभी के सभी जीवित प्राणी पर वो लागू होते हैं और सभी कंट्रीज पर लागू होते हैं, पूरे विश्व पर लागू होते हैं। ये नहीं कि भारत के बच्चों का एक अलग पैटर्न रहता है कि अमेरिका का अलग रहता है, ऐसा नहीं होता। सभी का जो है विकास के जो रूल्स है सभी में यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल का मतलब क्या है, सभी पर वो नियम लागू होंगे, चाहे वो लिविंग थिंग में कोई भी हो, पशु है, पक्षी है, मनुष्य है, ठीक है, हर चीज पर वो पैटर्न लागू होता है। तो चलिए बात करते हैं, यहाँ से काफी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं, सीधा डायरेक्ट दे देगा कि बताइए निम्न में से क्या है, उल्टे करके पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा जो रूल है वो विकास का रूल है, उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। पिछली क्लास में हम कर चुके हैं वृद्धि और विकास के बारे में। हरलोक ने जो सार्वभौमिक नियम बताए हैं, 4 जो सभी पे लागू होते हैं, आकार में चेंज होता है, ठीक है, रेशियो में चेंज होता है, पुरानी आकृतियों का लोप हो जाता है और नवीन लक्षणों का उदय हो जाता है। 4 यूनिवर्सल जो नियम सभी पर लागू होते हैं उसके बारे में हम बातचीत कर चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं रूल्स ऑफ डेवलपमेंट, जो यूनिवर्सल है, सभी पर लागू होते हैं। तो चलिए पहले बात करते हैं सार्वभौमिक नियम। सार्वभौमिक नियम जैसा कि पता ही है, यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, ये सभी जीव जंतु है, पेड़ पौधे हैं, सभी पर लागू होंगे। अब पेड़ पौधे बने हैं, सभी है, जो जीव है, जंतु है, जो जीव जंतु है, ठीक है, जो भी लिविंग थिंग है, उन सभी पे वो चीजें लागू होगी। बीज से क्या है, नया पेड़ बन जाएगा, अंडे से पक्षी बन जाएगा और छोटे से जाइगोट से एक ह्यूमन बॉडी का निर्माण होता है। यही नियम है सार्वभौमिक नियम, जो सब पर लागू होता है। नंबर 2 की बात करें, समान प्रतिमान का नियम। समान प्रतिमान का नियम क्या है भाई, यानी जो भी स्पीसीज है वो अपनी ही स्पीसीज के हिसाब से क्या है, वैसी ही चीजों को पैदा करेगी जैसे, और ये होता है यूनिफॉर्म पैटर्न होता है, एक अपनी प्रजाति के, अपनी स्पीसीज के हिसाब से क्या है, बच्चों को जन्म देना। ह्यूमन बींग है वो नर या मादा ही पैदा करेंगे, पक्षी है वो अंडे ही देगा, बीज है उससे पेड़ ही बनेगा, एनिमल है शेर अपने जैसे ही बच्चे पैदा करेगा। तो ये बात होती है कि समान प्रतिमान का नियम, इसे यूनिफॉर्म पैटर्न होता है ये, यानी आने वाली हजारों लाखों पीढ़ियां आ जाए, उनकी सेम वैसी ही जनरेशन रहती है, जैसे दिखने में उनके माता पिता है वैसे ही उनके बच्चे दिखेंगे और आगे भी उनके बच्चे भी वैसे ही दिखते चले जाएंगे। फिर आ जाओ भाई कंटिन्यूटी का नियम, निरंतरता का नियम, ठीक है। निरंतर में क्या होता है, निरंतर में क्या होता है, निरंतर में, कंटिन्यूटी में क्या होता है, ये गर्भ से मृत्यु पर्यंत चलेगी ये चीज, यानी जिसने भी जन्म लिया है उसका विकास होगा, चाहे वो पक्षी है, पशु है, पेड़ पौधे हैं, कोई भी है, जन्म से मृत्यु तक चलती है। ठहराव या रुकावट नहीं होती कि एक टाइम में क्या है विकास रुक गया फिर आगे फिर से दोबारा स्टार्ट हो गया, ऐसा कभी नहीं होता। जैसे प्रौढ़ावस्था में जो हार्ट बीट है वो क्या है, उसकी थोड़ी सी मंद पड़ जाती है, और दिल का धड़कना क्या है, ये कंटिन्यूटी का ही प्रिंसिपल है कि दिल का धड़कना, हम चाहे सोए रहे चाहे जागे रहे, 24 घंटे हमारी हार्ट बीट चलती है। ये बात हो गई, प्रौढ़ावस्था में मंद हो जाती है, ठीक है। शैशवावस्था में हार्ट बीट जो ज़्यादा होती है। वैसे एवरेज ह्यूमन बीइंग की अगर बात करें तो 72 बार प्रति मिनट एवरेज जो मनुष्य का हार्ट बीट है वो वैसी चलती है। 72 बार मनुष्य का क्या है, हृदय गति चलती है, 1 मिनट में 72 बार मनुष्य का दिल धड़कता है, जो कभी भी रुकता नहीं है। आगे आ जाओ भाई, सीक्वेंस का नियम, यानी क्रमबद्ध का नियम कैसे होगा, ये एक निश्चित क्रम में चलेगी, ये नहीं कि हाथ पहले बढ़ रहे हैं, पैर पहले बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं होता। अगर डेवलपमेंट होना होता है तो चलिए हम बात कर रहे थे क्रमबद्धता का नियम, यानी सीक्वेंस में चलती है एक बात, एक निश्चित क्रम होता है। जैसे भाषा का भी एक क्रम होता है, लैंग्वेज भी सीक्वेंस में सीखी जाती है। जैसे मैं हिंदी की बात करूं तो हिंदी में पहले ए आ ये चीज़ें सिखाई जाती है, फिर शब्द जोड़ दिए जाते हैं, अक्षर बन जाते हैं, फिर पद सिखाए जाते हैं, फिर वाक्य सिखाए जाते हैं। उसी तरह इंग्लिश सीखने से पहले अल्फ़ाबेट सिखाए जाएंगे, A B C, और फिर क्या है वर्ड सिखाए जाएंगे, फिर सेंटेंसेस सिखाए जाएंगे।
इसी तरह क्या है, हर चीज़ का एक निश्चित सीक्वेंस होता है, फिक्स्ड होता है कि अगर इससे पहले आपने ये नहीं सीखी, अगर आपको अल्फ़ाबेट नहीं आएंगे तो आप शब्दों को जोड़ना नहीं सीख पाएंगे। इसीलिए ये क्या है, सीक्वेंस में, रूल्स में चलती है। एक निश्चित क्रम होता है, एक निश्चित क्रम में सीखी जाती है। और जैसे कि भाषा का क्रम होता है, क्रम की गति अलग हो सकती है। बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, जो क्या है सीक्वेंस में चल रही है वो चीज़ें, उनकी गति अलग हो सकती है, कभी तेज हो गई, कभी स्लो हो गई, लेकिन रुकेगी कभी नहीं रुकेगी, गर्भ से मृत्यु पर्यंत चलेगी ही चलेगी। और ज़्यादातर मैं ह्यूमन बीइंग का एग्जाम्पल इसीलिए दे रही हूँ क्योंकि हमें आगे चलकर बच्चों को ट्रीट करना है, एनिमल्स के एग्जाम्पल नहीं बता रही आपको मैं, ठीक है। फिर भाषा का भी एक क्रम होता है, क्रम की गति अलग हो सकती है। शैशवावस्था में आपने नोटिस किया होगा, अपने दाएं बाएं बच्चों को भी देखा होगा आपने कि जो छोटे बच्चे हैं ना वो जल्दी बड़े हो जाते हैं, 5 से 6 साल के, उनका दिमाग भी इतना शार्प है, बात बात पे क्वेश्चनिंग स्किल देखना उनकी कितनी अच्छी होती है। ये क्या है, वो क्या है, अगर ऐसा है तो क्यों है, ये ऐसा क्यों है, ये क्या हो गया, बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं शैशवावस्था एज के बच्चे। आपके घरों में होंगे तो आप उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं। फिर बाल्यावस्था में आएगा बच्चा, जो पूर्व बाल्यावस्था है वहाँ बच्चा क्या है, नॉर्मल, उसकी जो डेवलपमेंट रेट है वो नॉर्मल रहती है। और फिर उत्तर बाल्यावस्था में जैसे ही बच्चे ने पोस्ट चाइल्डहुड में एंट्री ली तो वहाँ बच्चे की जो विकास की, जो ग्रोथ की जो रेट है वो थोड़ी सी स्लो हो जाएगी। मेंटल लेवल में भी, फिजिकल लेवल में भी आपने देखा होगा कि 5-6 साल के बच्चे के बाद 6 से जो 12 साल का बच्चा है वो थोड़ा सा सुस्त दिखाई देता है, अपने आप में ही खोया सा रहता है, उसकी जो वृद्धि है, विकास है, चेहरा भी है, क्या देखने में भी बच्चा सुंदर नहीं दिखता बाल्यावस्था का बच्चा। लेकिन जैसे ही वो किशोरावस्था में एंट्री करता है तो बच्चे की फिर से वो चीज़ें जो स्लो पड़ चुकी थी फिर से एकदम से हार्मोनल चेंजेस के कारण फिर से एक नई तरह से विकास की रेट बन जाती है, भर भर के विकास शुरू हो जाता है बच्चे का, ठीक है। जो स्लो हुई थी शैशवावस्था में फास्ट चलती है, विकास की जो रेट है बाल्यावस्था में मंद पड़ जाती है। और फिर जैसे ही एडोलोसेंस एज आई, बच्चे की जो ग्रोथ रेट है, डेवलपमेंट रेट है, फिर एकदम से बढ़ जाती है। जितना अब बच्चे का जितना विकास होना है, वृद्धि जितनी होनी है बच्चे की हाइट में उतनी हो चुकी होगी, ठीक है, किशोरावस्था एज के बच्चे में। बाद में तो आजीवन है, जो जीवन पर्यंत चीजें चलेगी, वो सिर्फ डेवलपमेंट चलेगी, वृद्धि एक समय के बाद रुक जाएगी, ठीक है, स्थिर हो जाएगी। तो ये बात हो गई। अब आ जाओ, क्रमबद्धता का सिद्धांत हमने पढ़ लिया। क्रम की गति अलग हो सकती है, हर चीज में अलग होगी ये, लेकिन सीक्वेंस नहीं बदलेगा। आप जब तक शैशवावस्था, गर्भावस्था को क्रॉस नहीं करोगे तो शैशवावस्था में नहीं आओगे। शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था, एक सीक्वेंस फॉलो करना ही करना पड़ेगा। चाहे मैं हूँ, चाहे मेरे बच्चे हैं, चाहे कोई भी है दुनिया में, हर किसी पर ये रूल लागू होता है जो यूनिवर्सल रूल्स कहलाता है। यहाँ आ जाओ भाई, यहाँ काफ़ी कंफ्यूज करके रहते हैं। हमने पढ़ा है कि विकास का रूल है, सामान्य से विशिष्ट की ओर पढ़ा है हमने, यानी जर्नल टू स्पेसिफिक पढ़ा है। लेकिन एग्जामिनर कैसे देगा आपको कि विशिष्ट से सामान्य की ओर क्या ये विकास का रूल है, हम वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि सामान्य से विशिष्ट है या विशिष्ट से सामान्य है। ऐसी गलती नहीं करनी, ठीक है। G2S है, जर्नल टू स्पेसिफिक है। पहले मोटी मोटी अंगों का विकास होता है बच्चे के, और उसके बाद जो स्पेसिफिक चीज़ है जिस पर्पज के लिए नेचर ने उसे बनाया है, फिर उस चीज़ का विकास होगा, ठीक है। छोटे बच्चे की हार्ट बीट बड़ी फास्ट धड़कती है, 72 बार से भी ज़्यादा धड़कती है, आपने देखा होगा, ठीक है। फड़क 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 बहुत हार्ट बीट तेज चलती है छोटे बच्चे की, आप चाहे नोटिस कर लेना, ठीक है। तो सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है ये। पहले सामान्य नॉर्मल चीज़ों का विकास होगा, जैसे जीभ का पर्पज है, बच्चा कोई भी खाने की चीज़ देखेगा तो तुरंत मुंह खोलेगा, तो ये कॉमन सा एग्जाम्पल है, ठीक है, कि बच्चे को पता है कि हर चीज़ जो है उसे कोई भी चीज़ दिखे, अभी उसमें इतनी समझ नहीं है, बच्चे का दिमाग
नहीं इतना मैच्योर हुआ है, जैसे उसने कोई चीज़ देखी तुरंत वो अपने मुंह में रखेगा, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे बड़ा होगा बच्चे को क्लेरिफाई होगा कि ये चीज़ खाने की है और ये इस्तेमाल करने की, तो वो तुरंत मुंह में नहीं रखेगा। तो उसमें विशिष्टता आ जाएगी कि खाने की चीज़ अलग है और बाकी चीज़ अलग है, इसका ये चीज़ पर्पज है। तो जैसे ही छोटा बच्चा होता है कोई भी चीज़ देखेगा तुरंत, चाहे मम्मी का दुपट्टा है तुरंत मुंह के अंदर लेके जाएगा। तो बच्चे ने शुरुआत में क्या सीखा था कि हर चीज़ मुंह में लेनी होती है और उन्हें खाना होता है। जैसे बच्चा शुरुआत में मम्मी का दूध पीता है, स्तनपान करता है, तो उसने क्या है शुरुआत में उसकी जीभ विकसित हो गई बच्चे की, बाद में होठ विकसित हो गए और बाद में धीरे धीरे क्या है बाकी के अंग बच्चे के विकसित होते चले जाते हैं। तो प्राइमरी पर्पज जो सामान्य रूल है वो बच्चा उसी पर अप्लाई करके देखता है सामान्य, और फिर विशिष्ट रूल में कब वो कन्वर्ट हो जाते हैं, जब बच्चा पर्पज समझने लगता है कि नहीं इस चीज़ का पर्पज अलग है। जैसे बॉल ली बच्चे को खेलने के लिए दे दी, तो बच्चा क्या करेगा, खेलेगा नहीं, उसको मुंह में चबाते रहेगा। बच्चे को पता थोड़ी है कि वो बॉल है खाने की नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे बच्चे को पता चलती जाती है तो बच्चा उसके क्या है उससे खेलना शुरू कर देता है। तो वो विशेषता में चली जाती है, वो विशिष्ट में चली जाती है। तो मैं उम्मीद करूंगी कि आपको इस एग्जाम्पल से क्लियरिटी बनी होगी। सामान्य से विशिष्ट की ओर है, ना कि विशिष्ट से सामान्य। अगर विशिष्ट से होता तो पहले उन चीज़ों को समझता कि बच्चा बॉल है वो खेलने के लिए है ना कि खाने के लिए, ठीक है। पहले सामान्य सिंपल रूल है कि कोई भी चीज़ दो उसको, उसने सीखा है कि मुंह में डालनी है, वो उस चीज़ पर अप्लाई करेगा और बाद में अलग विशिष्टता आ जाएगी जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा। अब आ जाओ भी, विकास पूर्व कथनीय होता है, यानी जैसे ही हम बच्चे को देखें बच्चे की भविष्यवाणी कर सकते हैं कि आगे चलकर ये बच्चा ऐसा कर सकता है। क्यों, उसका आईक्यू देख के, बच्चे का चाल चलन देख के, हर चीज़ अगर हमने अच्छे से ऑब्जर्व करनी आती है तो हमें आइडिया हो जाता है। जैसे एक कहावत भी है कि जो पूत और कपूत है उसके जो पैर है पालने में ही पहचान लिए जाते हैं। तो वो कहावत वेरी सुटेबल बैठती है यहाँ। विकास पूर्व कथनीय होता है, भविष्यवाणी संभव है। क्यों, क्योंकि बच्चे को जिस चीज़ में इंटरेस्ट होगा, रुचि होगी, बच्चे का एटीट्यूड होगा, दृष्टिकोण होगा, बाइलिंगुअल बता रही हूँ मैं, एटीट्यूड दृष्टिकोण, तो बच्चा उस हिसाब से क्या है, अगर खेल में रुचि है तो बच्चा खेलता नजर आएगा। तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले इन फ्यूचर में ये बच्चा क्या है, अच्छा धावक हो सकता है, धाविका हो सकती है, कोई भी है, ठीक है। तो वो उस चीज़ से हम क्लेरिफाई कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे को हमने टास्क दे दिया, 2 बच्चे लिए हमने टास्क दिया कि जिसने जल्दी वो टास्क खत्म कर लिया, किसी चीज़ को याद करना दिया था हमने 2 लाइनें, तो एक बच्चा पहले याद करके आया, तो हमें क्या अंदाज़ा लगा कि हाँ ये बच्चा क्या है, इसकी जो मेमोरी है वो शार्प है, वो हर चीज़ को आसानी से और जल्दी याद कर लेगा। तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हैवी जो चीज़ें हैं तो बच्चा उनको याद रख सकता है, तो भविष्यवाणी कर सकते हैं, ठीक है। विकास पूर्व कथनीय होता है, भविष्यवाणी संभव है, ठीक है। बच्चे को देखकर आइडिया लग जाता है हमें, लेकिन कभी भी बच्चे को डिमोरलाइज नहीं करना चाहिए कि नहीं तू ये नहीं कर सकता। गॉड गिफ्टेड नेचर क्या है, हर किसी में एक न एक प्रतिभा छिपी होती है, ज़रूरत होती है हमें उसे पहचानने की। एज ए टीचर हमें कभी भी बच्चे को डिमोरलाइज नहीं करना चाहिए कि नहीं आपसे ये नहीं होगा, आप नहीं कर सकते। हमेशा उनका उत्साहवर्धन करें, मोटिवेट करें कि नहीं क्यों नहीं हो सकता, अगर वो कर सकता है, उसके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, तो आप क्यों नहीं कर सकते। ऐसी उत्साहवर्धन बातें होनी चाहिए। टीचर कभी भी ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। पहले ज़माने में होते थे, अरे तू तो नालायक है, तेरे से कभी नहीं होगा, ये क्या कर सकता है। और इतिहास, सच में अगर इतिहास रचा है तो उन्हीं बच्चों ने रचा है। तो कभी भी क्या है, ज़िंदगी में टर्निंग पॉइंट आ सकता है। बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन देने की ज़रूरत होती है। और तीनों स्टेज के बच्चे को, चाहे वो बाल्यावस्था के है, चाहे किशोरावस्था के है और चाहे शैशवावस्था के है, और जब एक समय आएगा जब किशोरावस्था से बच्चा मैच्योरिटी लेवल पार कर चुका होगा, फिर वो इंटरनल मोटिवेटेड खुद रहेगा, उसके खुद के जो गोल्स है, एम्स है, क्लियरिफाई हो जाएंगे। वो इधर उधर नहीं भटकेगा कि हाँ मुझे समझ में आ गया, मेरी स्ट्रेंथ ये है, मेरी वीकनेस ये है, मैं इस चीज़ पर काम करूँगा। आगे चलकर तो बच्चे में इंटरनल मोटिवेशन खुद डेवलप हो जाएगी समाज के हिसाब से। लेकिन ज़रूरत है स्कूली एज के बच्चे, चाहे वो टीजीटी
पीजीटी या पीआरटी लेवल के कोई भी बच्चे हों, उनका उत्साहवर्धन किया जाए, मोटिवेट किया जाए, ताकि वो जितनी उसके अंदर पोटेंशियल है, हर किसी में क्या है टैलेंट छिपा है, तो उनके टैलेंट को दबाए नहीं, बाहर निकाले। ठीक है, तो ये भविष्यवाणी से रिलेटेड इतने एग्जाम्पल दे दिए मैंने आपको। अब आ जाओ भाई, विकास की गति परिवर्तित होती रहती है। बिल्कुल हरलोक ने भी इसके बारे में बताया कि जो विकास की गति है वो चेंज होगी, ये नहीं कि एकदम से ज़्यादा होगी, एकदम से स्लो चलेगी, ऐसा नहीं होगा। कभी ज़्यादा, कभी कम, कभी स्लो, रुकेगी कभी नहीं, दैट्स क्लियर, कभी नहीं रुकेगी, ये खास बात है। कभी देखो यहाँ हरलोक कहती है कि एक समान भी नहीं होती कि एकदम से हाइट बढ़ गई बच्चे की, ठीक है, और हाइट के साथ साथ बच्चे का दिमाग भी बड़ा तेज हो गया, बच्चा सोशल भी तेज हो गया, इमोशन बैलेंस भी करना आ गया। ठीक है, कि कठिनाइयाँ आई तो रोना नहीं रोया, उसने समस्याओं का समाधान कर लिया, ऐसा नहीं होता, कभी भी एक समान नहीं होती। अगर बच्चे का जो, हाँ उसके साथ इंटरकनेक्टेड चीज़ें हो सकती है, लेकिन ये नहीं एक चीज़ 10% बढ़ी तो बाकी भी 10% बढ़ेगी, ऐसा नहीं होता। ठीक है, जो रेट है डेवलपमेंट, जो रेट है वो अलग अलग होगी, कभी मंद और कभी फास्ट हो जाएगी। एक ये लयात्मक गति होती है, हरलोक ने बताया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है ये, लयात्मक गति है। लयात्मक गति से क्या समझेंगे, जैसे भी कोई गाना गाते हैं हम तो उतार चढ़ाव आते हैं ना, तो उसी तरह क्या है जो डेवलपमेंट रेट है वो कभी बढ़ जाएगी, कभी मीडियम होगी और कभी तेज हो जाएगी। जैसे सारे जहां से अच्छा, एकदम से हमारी जो आवाज़ है एकदम से ऊपर चढ़ गई और फिर वापस से नीचे आएगी धीरे धीरे करके, लेकिन रुकेगी नहीं। उसी तरह लय में होता है हमारा विकास भी, ये कहना है हरलोक का। हरलोक के एक्सपेरिमेंट बड़े ही इंपॉर्टेंट है। अब आ जाओ, जिस तरह शैशवावस्था में जो डेवलपमेंट रेट है वो फास्ट होती है और बाल्यावस्था में स्लो हो जाती है, रुकती नहीं है। ठीक है, इस बात का याद रखना। और बाल्यावस्था के बच्चे क्या है, थोड़े से दिखने में अजीब टाइप के लगते हैं, सुंदर नहीं होते, मतलब ऐसा कह सकते हैं, सुंदर नहीं दिखते, चेहरा भी बिगड़ा हुआ होता है, और अपने आप में ही ख्याल होते हैं, सुस्त टाइप के, साइनस, लेजी टाइप के बच्चे होते हैं। क्यों? क्योंकि शैशवावस्था के बच्चे मोर देन एक्टिव होते हैं। वहाँ जो लगभग 30-70% बच्चे की जो मेंटल रेट बढ़नी होती है ना, वहाँ बढ़ चुकी होती है। आगे जो बच गई 10% होगी बाल्यावस्था में, और जो 20% है वो किशोरावस्था में पूरी हो जाएगी। यहाँ थोड़ी सी जो डेवलपमेंट रेट है, चाहे ग्रोथ की बात करें, ग्रोथ में भी, शारीरिक विकास में भी स्लो दिखेगी स्पीड हमें, और जो विकास है विकास में भी गति स्लो दिखेगी। किशोरावस्था में फिर से तेज हो जाएगी, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस आएंगे, सारी तरह के फिर से जो हमारे जो स्लो हो चुके थे, ठीक है, जो डेवलपमेंट रेट स्लो हो चुकी थी वो फिर से एकदम से स्पीड पकड़ लेगी। सर्वाधिक विकास की बात करूं अब मैं, ऑल ओवर डेवलपमेंट मिला के बात करें हम कि सबसे ज़्यादा जो विकास है वो किस एज में होता है। ठीक है, आगे ब्रिजेज ने भी बताया है, ब्रिजेज ने बताया कि लगभग 1/3 जो मनुष्य का दिमाग है बनना होता है वो बन जाता है। उन्होंने इमोशन के बारे में भी बताया है। तो सबसे अब हमें स्टडी करनी है शैशवावस्था, बाल्यावस्था और गर्भावस्था नहीं, किशोरावस्था, 3 तरह के बच्चों पर। लेकिन ऑप्शन में आपको उलझाने के लिए दे दिया है एग्जामिनर ने कि सबसे ज़्यादा बताओ सर्वाधिक ग्रोथ और जो डेवलपमेंट रेट है वो कौन सी एज के बच्चों में होती है। तो शैशवावस्था रहेगा, पहली प्राथमिकता शैशवावस्था की रहेगी, क्योंकि हमें क्या है शिक्षा के क्षेत्र में काम करना है, तो वो 100% चांसेस है कि अगर उसे क्वेश्चन निकलवाना है तो वो शैशवावस्था ही देगा, चांसेस है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा दिमाग घूम जाता है कि चलो बच्चों को उलझाते हैं, तो क्या है वो गर्भावस्था भी दे देगा। लेकिन सबसे ज़्यादा जो विकास है माता के गर्भ में बच्चे का होता है, क्योंकि छोटा सा जाइगोट 9 महीने में इतना 2.5-3 किलो का बच्चा बन गया, पूर्णतः विकास हो गया। 165 सेंटीमीटर हाइट लड़की की बन जाती है पेट के ही अंदर, और 175 सेंटीमीटर लड़के की हाइट हो जाती है। ठीक है, और 19 से 20 जो पौंड है उतना वजन हो जाता है बच्चे में। ठीक है, तो ये देखो गर्भावस्था पौंड में बताया और केजी में भी बताया। सर्वाधिक विकास शैशवावस्था में होता है, लेकिन गर्भावस्था अगर आपको ऑप्शन में देखने को मिले तो हम गर्भावस्था के साथ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा विकास गर्भावस्था में होता है। इन्फ्लुएंसी
एज में, वो प्रीनेटल स्टेज में होता है, गर्भावस्था में, ठीक है। शैशवावस्था में भी बहुत ज़्यादा होता है। अगर एजुकेशन के संदर्भ में पूछा जाए तो ऑप्शन के हिसाब से टिक करेंगे, सबसे ज़्यादा गर्भावस्था में और उसके बाद शैशवावस्था में। अगर शैशवावस्था ऑप्शन में नहीं है तो गर्भावस्था के साथ जाएंगे, और गर्भावस्था ऑप्शन में नहीं है तो शैशवावस्था के साथ जाएंगे। चेक करना सीखना है। अब यहाँ से आ जाओ भाई, विकास की दिशा का नियम। जो विकास है वो विकास 2 दिशाओं में होता है। कल भी मैंने बताई थी एक बात, ठीक है, कि लेफ्ट टू राइट और ऊपर से नीचे हमारा जो रेशियो देखें, ठीक है, तो उन दोनों का रेशियो सेम होता है। अगर टू है ऊपर से नीचे तक तो लेफ्ट टू राइट भी 2 रेशियो ही बनेगा हमारा, ठीक है। तो अब आ जाओ भाई, यहाँ से सीटेट है, चाहे कोई भी टीचिंग एग्जाम है, यहाँ से क्वेश्चन एक डेफिनेटली बनता है और वहाँ वो एग्जाम्पल देगा, डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि बताइए ये चीज़ किससे जुड़ी है। एक होता है हमारा जो विकास है वो सिर से पैर की तरफ होता है, यानी ऊपर से नीचे की तरफ विकास होता है। जैसे आपने देखा होगा, कल भी मैंने बताया था कि जो बच्चा जन्म लेता है तो उसका चेहरा 1/4 हिस्सा होता है। सबसे ज़्यादा जब बच्चा बड़ा होता है तो उसका चेहरा बड़ा होता है, बाकी के अंग कंपैरिजन में छोटे होते हैं। तो उसी तरह क्या होता है, बच्चे का सिर पहले विकसित होता है। जैसे ही गर्भ में बनता है ना बच्चा, तो पहले सिर बनेगा, सिर के बाद अलग अलग हिस्से, हाथ पैर टांगे, इसी तरह क्या है जैसे गर्भ में प्रोसेस होती है उसी तरह बाहर आने के बाद भी होते हैं। तो सिर से पैर की ओर को और क्या क्या नामों से जानते हैं भाई, इसे बोलते हैं मस्तक बोधमुखी या सेफेलोपोडल या सिरोपुच्छ। देखो अलग अलग नाम है। सीटेट में तो डायरेक्ट क्वेश्चन बने हैं कि सिफेलोपोडल के ऐसे है, बच्चे का विकास सिर से पांव की ओर हो रहा है, तो ये विकास का कौन सा रूल अप्लाई होगा यहाँ, तो सिफेलोपोडल भी दिया हो सकता है, लिख लो कहीं भी, ये डबल सी नहीं है, ये ब्रैकेट है, ठीक है। सेफेलोपोडल मस्तक बोधमुखी, यानी मस्तक से, मस्तक समझते हो ना, माथे से पैर की तरफ, और सिरोपुच्छ, सिरो का मतलब क्या है ऊपर सिर से, और पुच्छ पैर तक हमारा जो विकास होता है वो कहलाता है सिफेलोपोडल मस्तक बोधमुखी सिरोपुच्छ या सिर से पैर की ओर। 2 दिशाओं में हमारा जो डेवलपमेंट है वो होता है। दूसरा है केंद्र से सिरों की ओर, इसे बोला जाता है प्रोक्सिमो डिस्टल। जैसे सबसे पहले क्या है, हमारी हार्ट बीट क्या है विकसित होगी, उसके बाद हार्ट बीट के पास जितने भी अंग हैं वो विकसित होंगे, और धीरे धीरे क्या है ये हाथ है, फिर लास्ट में क्या है, आपने देखा होगा शुरुआत में जब छोटा बच्चा है किसी चीज़ को उठाएगा तो अपना पूरे हाथ को लगाएगा। क्यों? क्योंकि अभी तक बच्चे की ये जो हाथों वाली मसल्स है ना, अभी वो एक्टिव नहीं हुई है, तो धीरे धीरे होता है केंद्र से बाहर की ओर। केंद्र मतलब हमारा हार्ट सेंटर, ठीक है, हार्ट हमारा सेंटर मानते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब इन्होंने साइकोलॉजी में मान लिया, तो पहले हार्ट के आसपास जितने भी हमारे ऑर्गन हैं वो विकसित होंगे, और उसके बाद उससे के पास जुड़े हुए, और लास्ट में फिर पूरे हाथ की बजाय बच्चा क्या है, अगर कोई चीज़ को पकड़ना है पहले पूरे हाथ में पकड़ेगा वो, और फिर जैसे ही बच्चे को पता चल गया कि ये चीज़ जो मार्कर है ये 2 उंगलियों में पकड़ी जा सकती है, फिर वो ऐसे पकड़ना शुरू कर देगा। तो ये हो गया केंद्र से बाहर की ओर, यानी हार्ट से बाहर की ओर क्या है, बच्चे का जो कोऑर्डिनेशन है वो बनने लगता है, ठीक है। तो केंद्र से सिरों की ओर में आएगा प्रोक्सिमो डिस्टल। आ गई बात समझ में। इसी तरह एक एग्जाम्पल भी है इसमें, बच्चे की सबसे पहले जीभ विकसित होती है, जीभ से ही बच्चा स्तनपान करता है, फिर उसके बाद क्या है, होठों का विकास होता है बच्चे के, होठों के का, क्योंकि सेंटर में जीभ है, जीभ के बाहर की तरफ क्या है, बाहर की तरफ होठ है, फिर होठों का विकास होगा उसका। क्यों? क्योंकि अभी बच्चा जन्म लिया है, बच्चे ने जीभ ही एक्टिव है, जीभ के बाद बच्चा बोलना शुरू करेगा, बबलाना शुरू करेगा, अक्सर बोलेगा, माँ शब्द का उच्चारण करेगा पहले, तो होठ विकसित हो गए बच्चे के, और उसके बाद क्या है, अन्य अंगों का विकास की, दांत बाद में आएंगे, दांत के अलग अलग पर्पज, फिर खाने को चबाना। तो हर चीज़ क्या है एक सिस्टमेटिक वे में है, ऐसे ही नहीं है कि पहले बच्चे के अंग विकसित हो गए और बच्चे ने तुरंत उन चीज़ का क्या है इस्तेमाल करना सीख लिया, ऐसा नहीं होता। पहले जीभ विकसित होती है, होठ ऑलरेडी बच्चा जन्म के साथ पैदा लेकर होता है, लेकिन उसे अभी उसका पता नहीं है कि होठों का इस्तेमाल बोलने के लिए करता है, ठीक है, वो रोएगा तो मुंह खोल के रोएगा, लेकिन अभी बच्चे ने बोलना नहीं सीखा है, तो इसका मतलब अभी बच्चे के होठों का विकास हुआ नहीं है, जीभ का विकास टोटली हुआ नहीं है, वो सिर्फ जीभ का सामान्य पर्पज के लिए यूज कर रहा है कि खाना, दूध है वो मीठा लग रहा है, ओनली सामान्य पर्पज के लिए यूज कर रहा है। बाद में एक टाइम के बाद
जीभ का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है बोलने के लिए और मुंह का, होठों का भी। ठीक है, तो ये एक बात थी। तो मैं उम्मीद करूंगी कि आपको आज की क्लास में विकास के कुछ प्रिंसिपल पढ़े हमने, वो समझ में आए होंगे और क्लास में ही याद हो गए होंगे, ये गारंटी है मेरी। क्योंकि ठीक है, आप बता देना XYZ डॉट डॉट। तो कुछ नियम और रह गए, 15 से 16 नियम बनते हैं जो यूनिवर्सल है। चाहे आप किसी भी टेट का एग्जाम उठा के देख लेना, रीट का, सी टेट का, DSSB का, सीट वो यूपी टेट, ठीक है, यूपी टेट के अलावा एचटेट। यहाँ से क्वेश्चन ना बना हो तो बता देना आप कि यहाँ से मैम क्वेश्चन नहीं बना, क्योंकि विकास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसीलिए मैंने 2 पार्ट में विकास के नियम को विभाजित किया है कि 2 पार्ट में आपको समझाऊंगी, क्योंकि यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन बनने तय है, सीधे डायरेक्ट पूछे जाते हैं और वहाँ हम जाके भूल जाते हैं कि जर्नल टू स्पेसिफिक होगा या निश्चित क्रम में चलेगा या नहीं चलेगा। कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल सटीक उत्तर दे के आना है, क्योंकि कंफ्यूजन हो गई वहाँ चांस है, कंफ्यूज हो गए, अगर हम कंफ्यूजन में आ गए तो वहाँ चांसेस है कि हम आंसर को गलत करके आएंगे। तो आज की क्लास में हम मारेंगे रिपीट 8 के 8 नियम। सबसे पहली बात की हमने यूनिवर्सल रूल जो सभी पे लागू होता है, विश्व में जितने भी लिविंग थिंग चीज़ें हैं, ठीक है। नंबर 2 बात की हमने समान प्रतिमान का नियम। नंबर 3 बात की हमने निरंतर, ठीक है, निरंतर, तंत्र नहीं है, निरंतर का नियम, क्रमबद्धता का नियम, सामान्य से विशिष्ट की ओर विकास की गति परिवर्तित होती रहती है, विकास पूर्व कथनीय होता है, भविष्यवाणी कर सकते हैं, विकास की दिशा का नियम 2 दिशाओं में होता है, एक तो सिर से पैर की ओर और एक केंद्र से सिरों की ओर, ठीक है। मैंने एक डायग्राम के माध्यम से वो चीज़ें आपको समझा दी है। तो मैं उम्मीद करूंगी कि आपको छोटी सी क्लास में सारी चीज़ें याद हो गई होगी। तो अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि अब की बार एचटेट पार 30 में से 30 नंबर लेके आएंगे और आप कमेंट भी करेंगे। कमेंट ज़रूर लिख दिया करो, क्योंकि टीचर को भी मोटिवेशन चाहिए होती है ज़रूर। अगर बाय फेस हम ऑफलाइन बैठे होते तो उस चीज़ में की तो अलग ही फीलिंग होती है, ठीक है। क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, सिर्फ कैमरे के सामने बोलना और फिर भी आपके कमेंट ना आए तो एक टीचर के लिए मोटिवेशन नहीं होती। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड कमेंट करो, कमेंट ज़रूर करो, क्या चीज़ और चाहिए आपको उस चीज़ के बारे में भी आप कमेंट करो, क्या चीज़ आपको डाउटफुल लगी हर चीज़ के बारे में कमेंट किया करो, क्योंकि हर चीज़ आप कमेंट करते हो तो हमारे पास आएगी, आप उसका सॉल्यूशन भी हो जाएगा, ठीक है। और अच्छे है आपके दिमाग में, अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो सिंपल 2 या 3 सेकंड भी नहीं लगते आपको एक कमेंट लिखने में कि क्लास कैसी लगी, और शेयर ज़रूर कर दो, क्योंकि जो बच्चे कोचिंग में अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है, टीचिंग में महंगे कोर्सेज उन्हीं के लिए है, उन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए ये क्लासेस चलाई जा रही है। चिंता ना करें, ठीक है, नोटिफिकेशन कब आए नहीं आए, ठीक है, मैं भी 1-2 दिन में देखने को मिल जाए, ठीक है, तो उस बात की चिंता नहीं करनी है। हमें 2 या 3 को ही पेपर को मानकर चलना है, क्योंकि बोर्ड है अपने हिसाब से तैयारियों में लगा हुआ है, ठीक है। हमारा काम है सिर्फ मेहनत करनी, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए। एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर छोड़ देना, ठीक है, लाइक करो या ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर अच्छी लगती है तो लाइक करो, नहीं लगती तो मत करो, चाहे कमेंट ज़रूर कर दिया करो कि आपको क्लास कैसी लगती है। तो बाय बाय, इसी तरह मिलते रहेंगे हर रोज़ साइकोलॉजी CDP की क्लासेस के साथ, हर रोज़ रात 8 बजे। बाय बाय, हैव ए नाइस डे गाइज, टेक द स्क्रीनशॉट और पार्ट 2 पढ़ेंगे।